Friends, welcome back to Nimbus Online Platform. As you know, under the Agaz with the NCERT series, we are covering this 7th class NCERT of the geography, and now we are moving to the second part of the lecture of the natural vegetation and the wildlife. ठीक है, लास्ट चैप्टर्स में जो हमने कवर किया दैट वाज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, उसकी सब कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया. सो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट. एंड continuing with the forest, so now the next forest is the Mediterranean forest. अब मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का नाम मेडिटेरेनियन क्यों आया? क्योंकि वो मेडिटेरेनियन के सी के आसपास वाले एरिया में ऐसे फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया लास्ट लेक्चर में कि नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेटिक रीजन्स जो ये आपस में काफी कनेक्टेड है. अब जब ये आपस में काफी कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्लाइमेटिक रीजन्स के नाम होंगे उसी के ऊपर भी हमारे जो है नेचुरल वेजिटेशंस के भी नाम होंगे. अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. अब जो ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है बेसिकली ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से इंस्पायर्ड है. अब कौन से एरिया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जब हम क्लाइमेटोलॉजी को डिटेल में करेंगे, क्लाइमेटिक रीजन्स को डिटेल में करेंगे, तब आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है, अब इस चैप्टर में सिंपल हम जो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस के कैरेक्टर्स देखेंगे. ठीक है, जब हायर क्लासेस में हम मेडिटेरेनियन एरिया के कैरेक्टर्स देखेंगे कि किस तरीके से वो एरिया बना, तो बना क्यों. अब मेडिटेरेनियन के सी के आसपास ऐसा एरिया क्यों है, क्यों ऐसे क्लाइमेटिक फीचर्स आए. ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तो ये याद रखना है आपने, यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन. ठीक है, जो हमने अब तक लर्न किया ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड किए हैं, जो कि टेम्परेट, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज के अंदर कवर हो गए. नाउ अंडर दिस वी आर कवरिंग द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट. ठीक है, हर एक जो है हमने फॉरेस्ट किया उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन थी. फिलहाल के लिए आपको वो याद ही रखनी होगी. ठीक है, जब क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी पूरी सिचुएशन. बट फिलहाल के लिए जितना भी हमने लास्ट लेक्चर में किया वो भी याद रखनी है. पर इसमें क्या है, बेसिकली वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट. अब ये याद रखना है कि मेडिटेरेनियन जो हमारा फॉरेस्ट है वो किससे एसोसिएटेड है, किसी भी लैंड मास के वेस्ट वाले एरिया से और साउथ वेस्ट वाले एरिया से. जस्ट आप देख सकते हो ये वेस्ट पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का वेस्ट पार्ट है. ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके आसपास वाला एरिया तो होगा ही मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पे ये भी काइंड ऑफ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका है थोड़ा सा. ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पार्ट पे ज्यादा जो है अकर करता है. ठीक है, सो वेस्ट एंड दी साउथ वेस्ट. सो इस दोनों एरियाज में ये साउथ वेस्ट हो गया, जैसे ये भी साउथ वेस्ट हो गया, तो इन टाइप्स ऑफ एरियाज की, जैसे ये पूरा लैंड मास है इसके साउथ वेस्ट में प्रेजेंट है, तो ये चीज याद रखनी है. साउथ एंड दी साउथ वेस्ट पार्ट में जो है हमारा, वेस्ट एंड दी साउथ वेस्ट पार्ट में हमारा जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट होता है. अब इसके फीचर्स क्या है, बेसिकली इसके जो समर्स होते हैं ना, इसके समर्स होते हैं ड्राई. जैसे हमारे तो जैसे अभी समर्स हैं तो अभी मॉनसून शुरू हो जाएगी अब, बट यहाँ पे जो अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहां पे ड्राई होते हैं समर्स, और विंटर में रेन होती है. और इसीलिए आपको याद होगा कि हमारे जो इंडिया में, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर्स में भी रेन होती है. वो क्यों होती है, वो क्योंकि यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ही डिस्टर्बेंसेस होती है, उसी के कारण जो है हमारी रेन होती है. एनीवेज दैट वुड बी कवर्ड अंडर द मॉनसून. बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि किस तरीके का क्लाइमेट होता है, ड्राई इन समर एंड वेट इन विंटर्स. ठीक है, तो ये याद रखना है. तो इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन द यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड हैंस द नेम. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज these regions are marked for the hot dry summers and mild rainy winters. अब क्या क्या खासियत क्या है, किस तरीके की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वी आर कवरिंग द वेजिटेशन ना. सो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स हैं जो वो ज्यादा पाए जाते हैं. सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स, ग्रेप्स, ये सारे क्या है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं. तो कहाँ पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी के आसपास. और इन्हीं से तो अगर आपको पता हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन्स जो हैं, जो इसी एरिया में, यूरोप के इसी एरिया में जो है
जो पाई जाती है, जो फेमस होती है वाइन्स, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी होते हैं वाइन के जो हम देखते हैं इस एरियाज में, क्योंकि ग्रेप्स वगैरह से ही तो बनती है ना सारी सारी जो वाइन्स है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं इनको। अब ये सिट्रस फ्रूट्स आए कहाँ से? कहते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन वहां से एग्जिस्ट करती थी उनको मतलब कि डिस्ट्रॉय करके इन्होंने अब खुद इंट्रोड्यूस किया इन ग्रेप्स वगैरह को, इनकी कल्टीवेशन करी, इसीलिए ये सारे के सारे फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेडिटेरियन ट्रीज adapt themselves to dry summers with the help of thick bark and the wax coated leaves. अब this is very important, ठीक है। कोई भी इस चीज फैक्ट को जल्दी जल्दी इमेजिन नहीं करता, क्यों? क्योंकि हम जनरली एसोसिएट करते हैं ये थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स विद दी डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया में बेसिकली ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वैक्सी लीव्स होते हैं। वैक्सी लीव्स क्यों होते हैं? सो दैट अगर आपको पता हो, अगर वैक्स लगा दी जाए लीव्स के ऊपर तो उसकी ट्रांसपिरेशन होना, मतलब वहां से जो पानी है उन लीव्स के ऊपर से पानी जो है जो इवेपोरेट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन सी में भी, सो दैट टू कंजर्व द वाटर, जो वैक्स कोटेड लीव्स हैं, ठीक है। मोर ओवर थिक बार्क्स हैं। थिक बार्क्स इसलिए ताकि पानी जो है ट्रांसपायर ना हो पाए, which helps them in reducing the transpiration, ठीक है। हमने क्या देखा था, डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या कर रहे थे, लीव्स को शेड कर दे रहे थे, यहाँ पे वैक्सी बना दिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। So Mediterranean regions are also known as the orchards of the world, ठीक है। और यहाँ पे orchards क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स काफी, जो फूड के बाग बगीचे काफी प्रेजेंट हैं इन एरियाज में, इसलिए इसको orchards of the world बोला जाता है, ठीक है। जितने भी फ्रूट्स हैं उनके बाग बगीचे इस एरिया में अच्छे से फ्लरिश होते हैं। नेक्स्ट इज देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। तो दिस वर दी करेक्टर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन एरिया, ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट इज दी कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफरस फॉरेस्ट का आप नाम से ही पता लगता होगा, वो ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर जो वेजिटेशन है वो कोन शेप्ड में होते हैं, ट्रीज जो है वो कोन शेप्ड में होते हैं। और जो ये फॉरेस्ट है इनको क्या बोला जाता है? टाइगा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, टाइगा किसको बोला जाता है? कॉनिफरस फॉरेस्ट को, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कभी कभी आपसे पूछेगा बताओ टाइगा रीजन कहाँ पे है, तो जस्ट माइंड में नहीं आता बच्चों के कि टाइगर रीजन कहाँ, कौन कौन से एरिया को टाइगर रीजन बोलते हैं। सो बेसिकली टाइगर रीजन इज 50 to 70 डिग्री ओनली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। 50 to 70 डिग्री ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जस्ट लाइक टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, वो भी क्या थे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही थे। क्यों? क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड मास काफी कम प्रेजेंट है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाए जाते हैं इस तरीके के कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़ोगे। और कहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी जब अकेले नॉर्दर्न में ही था? इससे पहले जो सिचुएशन थी दैट वाज इन द टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। तो ये याद रखना है आपने, हायर लैटिट्यूड्स में प्रेजेंट है, मतलब जो हमारा जो सिंपल हम कह सकते हैं पोलर रीजन, फ्रिजिड जोन से जस्ट नीचे बिलो, वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। सो कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब कोन शेप्ड क्यों? सबसे पहले तो हम इसी की जो है बात कर लेते हैं, कोन शेप्ड क्यों है। अगर आपने देखा हो जो जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होती है उन एरियाज में, उन रीजन्स में बेसिकली जो घर होते हैं उनकी ऐसी शेप बनाई जाती है, ऊपर जो छत होती है उसकी ऐसी शेप होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्नो आएगी वो नीचे स्लाइड होके गिर जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे उन्होंने शो ऑफ करना है, ठीक है। अगर आपने शिमला वगैरह भी कहीं पे गए हो तो उनकी छत होती है स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है, सो दैट यहाँ पे बर्फ ही बर्फ हो जाए उनकी छत पे, नहीं, उनकी ऐसी शेप होती है, जो रूफ्स होती हैं ऐसी शेप की होती हैं। द रीजन इज कि जो भी बर्फ गिरेगी वो स्लाइड डाउन होकर नीचे गिर जाएगी। अब जो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं, उनके ऊपर भी बर्फ जो ज्यादा देर टिक नहीं सकती, स्लाइड डाउन हो जाती है। इवन के उनके जो लीव्स होते हैं वो भी नीडल शेप्स के होते हैं। नीडल शेप पे क्या बर्फ टिक पाएगी? आप खुद सोचो, ये एक तो मतलब एक ट्री का लीफ है, ब्रॉड लीफ है, जो हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखा, इसके ऊपर बर्फ गिरेंगे तो वो इसके ऊपर टिक जाएगी।
अगर यही नीडल शेप्ड कोई लीफ हो, अगर इसके ऊपर बर्फ रखेंगे तो क्या वो टिकेगी? ज्यादा ज्यादा टिकी नहीं पाएगी। तो इसीलिए उनकी लीव्स की भी शेप जो है थोड़ी डिफरेंट होती है। So these forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which the Salima found in the Himalayas in the abundance. अब याद है जब मैंने जो आपको बताया था, सलीमा ने बोला कि जब भी वो हिमालयस में एंटर करी, जब भी वो मनाली के पास एंटर करी, उसको ऐसे कॉनिफरस ट्रीज दिखे थे, जो स्प्रूस, फर, ठीक है, जो अलग अलग हमने देखे थे, चीर, ठीक है, वो सारे जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? इन्हीं एरियाज में पाए जाते हैं। सो दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। क्या है? एक तो टॉल है, दूसरा सॉफ्ट वुड पाई जाती है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे सॉफ्ट वुड पाई जाती है। तो इसीलिए क्योंकि ये सॉफ्ट वुड है, ज्यादा सख्त लकड़ी नहीं है, इसीलिए इसका इजीली पल्प बन जाता है। तो इट इज यूजफुल इन मेकिंग द पल्प विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड द न्यूज प्रिंट्स। तो याद रखना सॉफ्ट वुड का क्या, अब आपको हमने हार्ड वुड के भी देख लिए, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है उसका, देन फर्नीचर मेकिंग में यूज होता है, और ये जो है सॉफ्ट वुड कहाँ पे यूज होती है? पल्प, इसका मैन्युफैक्चरिंग द पेपर एंड द न्यूज प्रिंट। तो ये याद रखना। मैच बॉक्स मेकिंग, पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड। दिस इज द सेकंड आपकी एप्लीकेशन। तो अगर आपको कोई बोले कि बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हार्डवुड एंड द सॉफ्टवुड, आप बता सकते हैं। आप ट्रीज भी आपको पता लगे कौन कौन से हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे हार्डवुड और सॉफ्टवुड में क्या फर्क था, और हमने हार्डवुड की एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर में देखी। नाउ दिस वाज अबाउट द सॉफ्टवुड। अब चीर जो है, इस इंडियन पाइन को चीर बोल देते हैं, चीड़ का पेड़ बोलते हैं ना, वो किसका है? उसको इंडियन पाइन बोलते हैं, मतलब पाइन की आगे सब कैटेगरीज हैं। दिस इज द चीड़ का पेड़। सो A pine is any conifer tree or a shrub in the genus Pinus. Pinus genus का कोई भी ट्री होगा उसको पाइन बोल देते हैं। अब सिडार भी हमने देखा था, जिसको सरू का पेड़ बोलते थे। They are also important varieties of trees in these forests. ठीक है, सो देखो जैसे ये देवदार का सिडार है, देवदार का सरू का पेड़ है, तो दिस इज द चीड़ का पेड़। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। सो एनिमल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पे? सिल्वर फॉक्स, दिस इज मिंक, दिस इज द पोलर बियर। इसको बोलते हैं उदबिलाव भी बोलते हैं, मिंक को उदबिलाव भी बोलते हैं हिंदी में। सो दिस इज सिल्वर फॉक्स, उदबिलाव जिसको मिंक बोलते हैं, एंड दिस इज पोलर बियर। ठीक है, तो इस तरीके के जो है हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं। अब ये मैं आपको पिक्चर्स क्यों दिखाता हूँ, मान लो कि कोई आपको यूपीएससी में आ गया, बताओ इनमें से कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होंगे, बट मान लो उसमें से एक मिंक होगा। अगर आपने देखा हुआ, अगर आपको याद होगा, इस वीडियो लेक्चर में देखा था कुछ इस तरीके का, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा, थोड़ा सा भी आपको याद आ जाएगा, तो आप जो है इजीली एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन, और इसको एज ए फैक्ट यूज कर पाओगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको चीड़ का पेड़ दिखाया, आपको अब कभी भी नहीं बोलेगा कि वो चीड़ का पेड़ क्या है, कनीफरस है। ठीक है, तो आपको पता है। अब शीशम आपको पता है क्या है, इंडियन रोजवुड है। ठीक है, इंडियन रोजवुड को शीशम बोल देते हैं। सो दीज ऑल इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेपरेशन, यू कैन से। सो दिस वाज अबाउट द फॉरेस्ट। हमने पूरे का पूरा फॉरेस्ट किया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट किया, देन नाउ कॉनिफरस फॉरेस्ट किया, देन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट किए। तो इस सब से हमारा जो है फॉरेस्ट का जो नेचुरल वेजिटेशन का फॉरेस्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज द ग्रासलैंड्स। सो बेसिकली हमारी दो तरीके की ग्रासलैंड्स होती हैं, वन इज ट्रॉपिकल एंड अनदर वन इज टेम्परेट। जैसे दो तरीके के फॉरेस्ट हमने देखे थे ना, वन वाज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड अनदर वाज टेम्परेट फॉरेस्ट। वैसे यहाँ पे ग्रासलैंड भी दो तरीके की है, ट्रॉपिकल एंड दी टेम्परेट। अब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं, सवाना टाइप ग्रासलैंड भी बोल देते हैं। सवाना क्यों? क्योंकि अफ्रीका में इस तरीके की ग्रासलैंड्स को सवाना बोलते हैं, उस एरिया को। ठीक है, ये देखो इस एरिया को सवाना बोलते हैं वहां पे। और ये जो है इस तरीके की ग्रासलैंड्स और कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे देखो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, लेनोस, कैंपोस। ठीक है, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मतलब ट्रॉपिक एरिया के पास पाई जाएगी, ये तो आपको क्लियर है। ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोलते हैं उसको, ब्राजील में कैंपोस बोलते हैं, वेनेजुएला में लेनोस बोलते हैं। तो ये याद रखना आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखनी है ट्रॉपिकल। ठीक है, कौन कौन से, सवाना, कैंपोस एंड लेनोस। ठीक है, तो
SCL याद रख लो, ऐसे याद रख लेते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ एस को ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, सकाला, ठीक है, सकाला सकाला, ऐसे इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। सकाला क्या है, बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। सकाला है ये, शकाला का नहीं है, शकाला, ठीक है। सो सकाला, savanna, campos and the llanos. So these are the tropical grasslands. So these occur in the either sides of the equator and extended till the tropic areas. ठीक है, तो इक्वेटर से ट्रॉपिक एरियाज तक ये एक्सटेंडेड है। जैसे आपको पता है कि जो हमने जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किए थे वो उनकी भी यही सिचुएशन थी। ठीक है, जो ट्रॉपिक फॉरेस्ट वो भी इस तरीके से इक्वेटर से ट्रॉपिक तक एक्सटेंडेड थे। सेम गोज विद दिस। This vegetation grows in the areas of the moderate to low amount of rainfall. हमें पता है ना कि फॉरेस्ट हाई रेनफॉल वाले एरिया पे, ये ग्रासलैंड्स लो रेनफॉल एरिया से उसके नीचे जो जितनी भी श्रब्स आ गई वो ड्राई रीजन्स, वहां पे रेनफॉल सबसे लो थी। तो जो ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल। अब फर्क क्या है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में? ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की ग्रास होती है वो उसकी लेंथ काफी टॉल होती है, ठीक है, 3 to 4 मीटर की टॉल होती है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, 3 to 4 मीटर की मीटर हाइट होती है ग्रास की। क्या सिंपल ग्रास इतनी होती है? जस्ट फ्यू इंचेस की ग्रास होती है सिंपल ग्रास अगर हम बात करें तो। दिस इज दी 3 to 4 मीटर्स की हाइट है। अब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं ग्रासेस के, इसके अंदर मेंशन नहीं थे, मैंने रख दिए क्योंकि पूछ लेते हैं कभी ना कभी कि ये किससे रिलेटेड है। मान लो स्पिनिफेक्स पूछ लिया तो क्या है, स्पिनिफेक्स इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो दिस इज द स्पिनिफेक्स नाउ, ठीक है। दिस इज द मुल्गा। मुल्गा क्या है, ये भी ट्रॉपिकल ग्रास है, तो ग्रास की एग्जांपल है। इसको मुल्गा को न्यूरेचने भी बोलते हैं, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, मुल्गा ग्रास, ठीक है। तो ये स्पिनिफेक्स हो गया, मुल्गा हो गया, कहाँ पे पाई जाती है ये? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाई जाती है ये, ठीक है। सो नाउ अब ये तो ग्रासेस की बात कर ली। नाउ टॉक अबाउट दी ट्रीज। सो इनके जो ट्रीज होते हैं ना, जो यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, एक तो वो ब्रॉड होंगे। ब्रॉड अगर कोई भी ट्री होगा इसका मतलब वो वाटर ज्यादा कैरी कर रहा है, ठीक है। एक वो दे स्टोर दी मोर वाटर, ठीक है, ब्रॉड होगी इस तरीके से आप देख सकते हो। एग्जांपल क्या है, अकेशिया। अकेशिया किसका एग्जांपल होगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। अगर आप बात करें, अगर मान लो कि आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ट्री है कि क्या ये टेम्परेट ग्रासलैंड का ट्री है, तो ऑब्वियसली ये ट्रॉपिकल का ट्री है, क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर तो ट्री पाया ही नहीं जाता। तो ये अकेशिया ट्री कहाँ पाया जाएगा? ये बेसिकली जो हमारा पाया जाता है टेम्परेट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि टेम्परेट के अंदर कोई भी ट्री नहीं पाया जाता। सो एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, आपने देखा ना कि जनरली हम देखते हैं कि ओपन एरियाज में एक पेड़ खड़ा होता है, वहां पे जिराफ भी खड़ा होता है। तो इसी एरियाज में, मतलब आसपास ग्रास है और बीच में इक्का दुक्का पेड़ है, तो वहां पे ही जिराफ होता है। तो इस तरीके के एरियाज में पाए जाते हैं। जिराफ के साथ ही जेब्रास पाए जाते हैं, एलिफेंट्स, ठीक है, डियर, लेपर्ड्स। खुद इमेजिन करो ना, जो बड़े एलिफेंट हो गया, जेब्रास हो गया, जिराफ होगा, वही तो इन ट्रीज से कुछ ना कुछ कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। सो डियर, लियोपार्ड्स आर दी कॉमन इन दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। सो लियोपार्ड्स, ठीक है, तो जो ये ऐसे जैसे लियोपार्ड डियर का शिकार करेगा, आपको पता होगा कि जितना भी भागदौड़ होती है वो इन्हीं ग्रासलैंड्स में ही तो होती है ना। जो भागना, एरिया बड़ा है, डेंसिटी कम है पेड़ों की, तो एक दूसरे को भाग के शिकार करना इजी हो जाता है इन एरियाज में। सो दिस वाज अबाउट दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। नाउ दीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो ये इमेज है ये याद करने के लिए यूज करनी है, एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के लिए कि प्रेरीज कहाँ पे है, दिस इज इन दी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन, इसको याद कैसे कर सकते हैं हम? प्रेयर हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके करते हैं, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, ठीक है। इस तरीके से आप एसोसिएट करके याद कर लो। नाउ स्टेपिस कहाँ पे? ये तो हम सुनते ही हैं, स्टेपिस तो रशिया में, ठीक है। ये भी
ये भी माना जाता है कि स्टेपिस से ही हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो इसी एरिया से, जो लोग थे वैदिक एज की सिविलाइजेशन में यहीं से आए थे। ठीक है, आर्यंस जो है ऐसे ही माना जाता है कि यहाँ से आए थे स्टेपिस वाले एरिया से। नाउ पंपास साउथ अमेरिका में पाया जाता है, आप देख सकते हो। देन वेल्ट यहाँ इसमें, देन डाउन्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स बेसिकली इधर ईस्टर्न साइड पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, सो दिस वाज दी दीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब टेम्परेट एरियाज में जो प्रेजेंट होंगे तो उनको टेम्परेट ग्रासलैंड बोल देंगे। सो लेट्स कवर इट इन डिटेल। अर्जेंटीना में पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ट, एंड सेंट्रल एशिया में स्टेपिस, ये सेंट्रल एशिया रशिया वाला पूरा एरिया। देन ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। सो दिस आर दी मेन जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। हम एक एक करके सभी को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरीज की। प्रेरीज कहाँ पे, प्रेयर हम कहाँ पे करते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ज्यादा ग्रोथ क्या होती है, हम जस्ट जब भी इमेजिन करते हैं अमेरिका को, यूएसए को, हम देखते हैं ना बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे फार्मर्स जो है अपनी व्हीट या मेज जो बेसिकली ग्रो करते हैं बड़े बड़े फार्म्स पे, तो वही, तो ये यहाँ पे इन ग्रासलैंड्स पे व्हीट, कॉटन, मेज ग्रो होती है। अब जब इतनी व्हीट, कॉटन, मेज ग्रो होगी उस वहां पे यूज भी तो होगा ना, तो इसका काफी अमाउंट कहाँ पे यूज होगा, जो भी एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं, उनको फीड करने के लिए यूज होगा। और वो उनको फीड करके पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद उनको स्लोटर किया जाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि वहां पे लोग जो है मीट प्रोडक्शन करनी होती है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, तो कंजम्पशन के लिए वहां पे इसका यूज होता है, व्हीट, कॉटन और मेज का। सो नेक्स्ट इज, अब स्लोटर हाउस कहाँ पे है, स्लोटर जहाँ पे स्लोटर करते हैं वो जो यूएसए की ग्रेट लेक्स है ना, बस जस्ट ग्रासलैंड्स के पास ग्रेट लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हुरोन, लेक एरीज एंड लेक ओंटारियो। इन लेक्स के पे ही जो है इन जो मीट प्रोड्यूस किया उसका स्लोटर हाउस बोला जाता है, इन ग्रेट लेक्स को। ठीक है, सो दिस वाज द प्रेरीज। नेक्स्ट इज स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पे, वो ही जो रशिया वाला एरिया जहां से मैंने बताया कि वैदिक एज सिविलाइजेशन वाला एरिया। नेक्स्ट इज स्टेपिस की एक्सटेंशन वाले एरियाज हैं, उनको अलग नाम से थोड़ा सा जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, पुस्ताज जो एरिया है हंगरी का है, पुस्ताज इन हंगरी। देन मंगोलियन मंचूरियन ग्रासलैंड, इसको मंचूरियन ग्रासलैंड बोला जाता है, ये है चाइना के अंदर। ठीक है, तो these are the part of the steppes, you can say extended part of the steppes only। अब यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि ब्लैक अर्थ है, यहाँ पे जो सॉइल है ना वो उनका टेक्सचर ब्लैक है। जैसे हमारे जो इंडिया में जो सॉइल, जो डेक्कन सॉइल है वो ब्लैक इसलिए थी क्योंकि जो लावा प्लेट्यूज बने थे उसका इरोजन से वो सॉइल बनी थी, पर यहाँ पे जो रॉक्स थे ना वो ही ब्लैक थे। ठीक है, उसकी वजह से ही जो अलग यूनिक तरीके के रॉक से, उसी से ही ये ब्लैक सॉइल बनी। ठीक है, तो रीजंस डिफरेंट है इंडिया की ब्लैक सॉइल के और इसकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं। मान लो कि पूछ ले पुस्ताज क्या है, सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेपीज ओनली। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इन एरियाज में ना कहते हैं कि शुगर बीट, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जो बीट रूट की ही फैमिली का एक प्लांट है जिसको शुगर बीट बोलते हैं, इससे शुगर एक्सट्रैक्ट करी जाती है। ठीक है, बस ये आइडिया होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज पंपास। सो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है पंपास। सो दिस इज दी पंपास, आप देख सकते हैं। दिस इज अल्फल्फा। अल्फल्फा क्या है, बेसिकली ये ऐसी ग्रास है जो काफी न्यूट्रिशियस होती है, मतलब इसके अंदर काफी न्यूट्रिशन होता है। खुद देखो कि कैल्शियम प्रेजेंट है, पोटाशियम प्रेजेंट है, फोस्फोरस, आयरन, विटामिन ए, सी, ई एंड के, तो इतने सारे कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है इन अल्फल्फा ग्रासेस के अंदर। इसको लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे पाई जाती है, पंपास में। ठीक है, अल्फल्फा पंपास में पाई जाती है, ये याद रखना है आपने। पंपास कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना के पास। नाउ नेक्स्ट इज
डाउन्स, डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मतलब डाउन साउथ में डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। ये देखो कौन सी साइड पे? ईस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स प्रेजेंट है। देन वेल्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है, वेल्ट। अब डाउन्स की अगर हम बात करें, डाउन्स की ही आप कह सकते हैं एक्सटेंशन वर्जन जो है न्यूजीलैंड में भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोल देते हैं कैंटरबरी, ठीक है, ये न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है कैंटरबरी। वेल्ट कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। सो टेक ए लुक अगेन के सबसे पहले वेल्ट अफ्रीका में, देन डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पैम्पास कहाँ पे है? दिस इज इन द साउथ अफ्रीका अमेरिका, एंड दिस इज स्टेपेस पुस्ताज, ठीक है, पुस्ताज याद रखना हंगरी में है, स्टेपेस तो याद आ ही जाएगा आपको। देन मंचूरिया भी आप इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि मंचूरिया इज समथिंग रिलेटेड टू चाइना ओनली। सो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है। तो दिस वाज अबाउट दी हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अर्जेंटीना, पंपास, नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज, साउथ अफ्रीका, वेल्ट, सेंट्रल एशिया, स्टेपे एंड ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ठीक है। सो दीज आर फाउंड इन द मिडल लैटिट्यूड जोन, ठीक है, क्योंकि मिडल लैटिट्यूड में ही पाए जाएंगे ना, क्योंकि थोड़ा टेम्परेट एरिया में ही तो ये ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे। सो नेक्स्ट इज इंटीरियर पार्ट्स में। अब देखो कहते हैं कि इंटीरियर में प्रेजेंट है, ऐसा जनरली ये देखो ये इंटीरियर में है ना, तो साइड में एक खाली एरिया वो बीच में प्रेजेंट है इंटीरियर पार्ट्स में, जनरली इन जनरल इंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो स्टेपेस इंटीरियर है, प्रेरीज इंटीरियर है, ठीक है, पंपास इंटीरियर है, मतलब ये बिल्कुल ही कोस्ट लाइन पे नहीं पाए जाते, ठीक है। यूजली ग्रास जो है शॉर्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है, और मोर ओवर इसका जो अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से कंपेयर करें, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर जो है इसका लो होगा, और सेकंड जो याद रखनी है आपने, यहाँ पे इट्स मोर वेटर, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज वाइल्ड बुफेलोस, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन टेम्परेट रीजन्स, ठीक है, दिस इज द बाइसन, ठीक है, just like buffalo only you can say this is the antelope, different from deer, ठीक है। okay, so next is thorny bushes. अब this is the last type of the vegetation we are going to cover. हमने फॉरेस्ट कवर कर लिया, ग्रासलैंड्स कवर कर लिया, नाउ कमिंग टू द थॉर्नी बुशेस, श्रब्स एंड ऑल। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, दीज आर दी ड्राई डेजर्ट एरियाज लाइक रीजन्स, ठीक है, जो हम बात करें इसकी थॉर्नी बुशेस की कहाँ पे प्रेजेंट होगी। सबसे पहले टाइप्स की जिसको हम जो डेजर्टिक वेजिटेशन बोलते हैं, वो उसके अंदर ड्राई रीजन होगा ऑब्वियसली, जहाँ पे डेजर्टिक वेजिटेशन आ गया, ठीक है, थॉर्नी बुशेस का सबसे पहला पार्ट, वहां पे क्या होगा? ड्राई रीजन ही तो होगा ना, जहाँ पे पानी की कमी होगी। जहाँ पे पानी की कमी होगी वहां पे प्लांट्स कैसे होंगे? वहां पे उनके जो लीव्स है ना वो प्रेजेंट ही नहीं होगी, लीव्स की जगह नीडल्स प्रेजेंट होगी। नीडल्स भी क्या? थ्रोन्स जिसको बोल देते हैं, जो कांटा जो भी जाता है ना, कांटे कौन से प्लांट के ज्यादा होते हैं? कैक्टस के कांटे ज्यादा होते हैं ना। कैक्टस कहाँ भी होता है? ड्राई एरियाज में प्रेजेंट होता है। अब वो लीव्स ही जो मॉडिफाई होके जो है हमारे जो कैक्टस के थ्रोन्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अडेप्टेबिलिटी तो करनी है ना कैक्टस ने। मान लो कि बड़ा सारा लीफ होता है कैक्टस का, तो क्या वो वहां पे सरवाइव कर पाता है कैक्टस? सारी के सारा पानी तो बड़े लीफ से ट्रांसपिरेशन हो जाती, इसीलिए जो है लीफ ने अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना लिया? कांटा बना लिया, थ्रोन बना लिया, ठीक है। और जो ये ट्रॉपिकल अब डेजर्ट्स भी ना दो तरीके के होते हैं। अभी यहाँ पे हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स की नहीं बात करते। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और जो प्रेजेंट होते हैं वो जनरली वेस्टर्न मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं। जो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स है वो डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसका कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स बोल जाता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ओनली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, डेजर्टिक जो है वेजिटेशन में। अब रीजंस क्या है? अब ये इसमें नहीं बताया गया, ट्रॉपिकल डेजर्ट बनने के रीजन नहीं बताए गए, बट फिर भी आई वांट टू शेयर द रीजंस कि क्या रीजंस हैं, क्योंकि ये हमने कर चुके हैं ये कंसेप्ट। सबसे पहले तो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट प्रेजेंट है। हाई प्रेशर बेल्ट का अगर आपको याद हो, हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या है कि ऊपर से एयर नीचे मूव हो रही है, ठीक है। लो प्रेशर से एयर ऊपर को गई पहले तो, मतलब इस इक्वेटर से सन ने हीट किया, यहां से एयर उड़ के ऊपर को गई, ठीक है, फिर ये ऊपर को गई, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू किया इस एयर ने,
जब पोल्स की तरफ मूव करना शुरू किया, एकदम से वो नीचे को रिसाइड, जब उसकी एनर्जी लो हो गई तो उसने नीचे को रिसाइड करना शुरू कर दिया। जहां पे जिस एरिया पे उसने अपना जो है रिसाइड करना शुरू कर दिया, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया, और जहां पे हाई प्रेशर हो गया, ठीक है, वहां पे ये बेल्ट बन गई, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब बेसिकली ये हाई प्रेशर, अब यहाँ पे मॉइस्चर होगा या नहीं होगा, जस्ट इमेजिन, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इक्वेटर से ऊपर जो हीट हुआ, इक्वेटर से जो पानी ऊपर को गया और उसने यहीं पे कन्वेंशनल रेन कर दी, जो फिर खाली पानी रहेगा बिना एयर के, वो फिर एयर कहाँ पे ट्रेवल करना शुरू कर दिया, पोल्स की तरफ। बट यहाँ पे बिना पानी वाली एयर जो पोल्स तक तो पहुंच नहीं पाई, वो क्या है, सीधे का सीधा जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है नीचे सिंक कर गई। अब सिंक कर गई तो वहां पे कैसा एरिया होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि सारा पानी तो इक्वेटोरियल रीजन में बारिश करवाने में ही लग गया, ठीक है। तो फिर वहां पे जहां पे पानी वाली एयर ही नहीं होगी, जहां पे हाई प्रेशर बेल्ट्स होगी, तो वहां पे क्या होगा, डेजर्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि डेजर्ट बना, क्योंकि वहां पे जो हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर वाज विदाउट एनी मॉइस्चर कंटेंट। सेकंड थिंग, ट्रेड विंड्स। अब जो इन एरियाज में ना जो ट्रेड विंड्स हैं वो कहां से चलती हैं, वो हमेशा ईस्ट से, अगर हम बात कर लें ट्रेड विंड्स की बात कर लें, वो ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट चलेंगी। अब जब वो ईस्ट से वेस्ट चलेंगी जो ट्रेड विंड्स हैं, जस्ट इमेजिन, जब तक अब ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है, जब वो वेस्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगी तब तक तो उसका जो सारे का सारा मॉइस्चर कंटेंट है खत्म ही हो जाएगा। मान लो यहां से सारे का सारा मॉइस्चर पिक किया इस एरिया से, जब तक यहां पहुंचेगा तब तक तो सारे का सारा मॉइस्चर कंटेंट ही खत्म हो जाएगा। यहां से वाटर पिक किया, तब जब तक यहाँ पे पहुंचे तब तक तो सारे का सारा मॉइस्चर कंटेंट ही खत्म हो गया इस एरिया का। तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि जो हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं, जो ईस्टर्ली जिसको भी बोल दिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं, वेस्ट तक जब पहुंचेंगी ये विंड्स जो हैं, सारे का सारा जो पानी है वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस करके जो है हमारा ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग्स जो अगर हम बात करें इसकी, डेजिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड ओशियनिक करंट्स। Now, what is this desiccating effects basically? So desiccating effects ये हमने जब लास्ट चैप्टर में, जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जब भी जो कोल्ड करंट कहीं से भी मूव करती है, वो आसपास के एरिया को एक तो ठंडा कर देती है, दूसरा वहां पे मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं रहने देती। जैसे ये देखो, हम ये स्लाइड में हमने देखा था, कोल्ड वाटर होगा उस ओशन करंट का, कूल वो आसपास की एयर को ठंडा कर देगा, अफेक्ट्स दी वेदर एंड द क्लाइमेट। क्योंकि कैसे इफेक्ट करेगा, एक तो वो आसपास के टेम्परेचर को लो कर देगा, दूसरा जो एयर है, क्योंकि ठंडी एयर है, वो सिंक करेगी, मोर ओवर उसकी जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी। हॉट एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी हाई होती है, इसकी लो होगी, इसलिए लेस रेन, मतलब इसीलिए डेजर्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप हो जाता है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये है कैलिफोर्नियन करंट। कौन सा करंट है ये, हॉट है कि कोल्ड है? ऊपर से आ रहा है तो कोल्ड है, तो यहाँ पे जहां से ये गुजर रहा है उसके साथ ही मोहावे डेजर्ट बन गया हमारा अमेरिका का। यहाँ पे पेरुवियन करंट गुजरा, नीचे से ऊपर ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे आटाकामा डेजर्ट बन गया, ठीक है। यहाँ से बेंगुएला करंट गुजरा, कोल्ड करंट, यहाँ पे नैम्बीब जो है डेजर्ट बन गया। ये सारे डेजर्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे सहारा डेजर्ट बन गया, कहाँ पे, क्यों? क्योंकि कैनरीज करंट। क्या केवल ये करंट्स की वजह से डेजर्ट बना? नहीं, और भी जो ऊपर हमने फैक्टर देखे वो भी रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नीचे से ऊपर गया, तो यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे करंट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं इन डेजर्ट्स को बनाने में, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सेकंड इज जो विंड्स है वो मॉइस्चर कैरी पूरा उसका खत्म हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट जब तक वो यहाँ इस एरियाज में पहुंचती हैं, और थर्ड इज डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड ओशियनिक करंट। सो और वेजिटेशन कवर कहाँ कैसा होता है डेजर्ट एरिया में? बहुत ही कम होता है, एज वी नो। स्कैर्सिटी ऑफ रेन होती है, ठीक है, रेन होती है बिल्कुल भी कम होती है, ठीक है। हॉट एरिया होता है। अब
जो यहाँ पे जो एनिमल जो प्लांट्स पाए जाते हैं इनको बोलते हैं जीरोफाइट, जीरोफाइट मतलब जीरोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। अब वो क्या है, ऐसे प्लांट्स जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ड्राई ड्राई सिचुएशन में। अब जो जीरोफाइट्स क्या कौन से प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे ड्राई कंडीशंस में, पानी के बिना भी अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कैसे अडेप्ट कर लेंगे, अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। जैसे मैंने बताया जो हमारा जो कैक्टस होता है उसमें लीव्स नहीं होते, क्या होते, थ्रोन्स होते हैं। उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। और मोर ओवर वो जो कैक्टस होता है थोड़ी सी वैक्सी कोटिंग होती है उनके ऊपर, सो दैट वाटर लॉस ना हो। सो दिस इज ऑल्सो द फैक्ट। इनको क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है दैट इज वेदर द जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। नहीं, वो एरिया में पाए जाएंगे जहां जहां पे वो उनको पानी की कमी होगी। अब जैसे कि ये देखो, अब जब जो मार्शी एरियाज होते हैं जहां पे सॉल्ट वाटर पाया जाता है, वहां पे भी वो सॉल्ट वाटर को तो प्लांट्स कंज्यूम कर ही नहीं पाते, ठीक है। मतलब उनके लिए तो पानी की कमी हो गई ना। अब तो उन प्लांट्स को भी हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव करना जानते हैं। अब चाहे वो हो डेजर्ट हो, चाहे वो हो कोई मार्श, सोल्ट मार्श हो, या सलाइन सॉइल हो, या एसिडिक बोग हो, ठीक है। इन सभी एरियाज में जो सरवाइव करेगा वो जीरोफाइट कहलाएगा, ठीक है। सो इन एरियाज में, इन डेजर्ट एरियाज में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं वो देख लेते हैं। मतलब बेसिकली मागरेब रीजन है। मागरेब रीजन इन 5 जो है कंट्रीज को मिला के बनता है, 6 कंट्रीज को मिला के, मोरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इन सभी कंट्रीज को मिला के मागरेब रीजन बनता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सहारा डेजर्ट का ही पार्ट है मागरेब रीजन। कोई आपसे पूछ ले मागरेब रीजन किसको बोला जाता है, तो इन्हीं जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज उनको बोला जाता है। मैंने ये फैक्ट इसलिए डाला। अब ट्राइब्स कौन सी पाई जाती हैं बेसिकली सहारा डेजर्ट में, तो एक है बीडू, इसको बीडू भी बोलते हैं, बेडुइन्स भी बोल देते हैं, टोगरेग्स, ये 2 ट्राइब्स हैं जो पाई जाती हैं। टोगरेट्स एंड बेडुइन्स आर द नोमैडिक ट्राइब्स दैट लिव इन द सहारा डेजर्ट। और जो अगर हम बात करें, टोगरेट तो बिल्कुल ही सहारा डेजर्ट में रहती हैं। जो बेडुइन्स हैं ये अरब एरियाज में भी पाई जाती है, अरब ट्राइब्स में ही, ठीक है। दीज आर दी टोगरेक्स, दीज आर दी बेडूस, जिसको बेडुइन्स, बेडुइन एंड बेडू तीनों बोला जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। द नेक्स्ट ट्राइब इज होटेंटोट्स ट्राइब, ठीक है। होटेंटोट्स ट्राइब जो मेन नाम है, और इसको खोइखोन ट्राइब भी बोला जाता है। ये भी कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में रहते हैं। आर द ट्रेडिशनली नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट इंडिजिनियस पॉपुलेशन ऑफ द साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। साउथ वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है ये, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। सो दीज आर द ट्राइब्स। नाउ कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। डेजर्ट ऑफ इंडिया, यस, थार डेजर्ट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी के अंदर। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज स्प्रेड ओवर द 4 स्टेट। कौन कौन सी 4 स्टेट में प्रेजेंट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड द गुजरात, ठीक है। इन 4 स्टेट में प्रेजेंट है ये। द नेम ऑफ सम कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट्स कौन से है, जैसे लिजर्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गए, वो सारे इस डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डेजर्टिक वेजिटेशन जो कि हमने कवर किया अंडर द श्रब्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज द टुंड्रा वेजिटेशन। अब टुंड्रा क्या है, टुंड्रा इट्स डिफरेंट फ्रॉम टाइगा, ठीक है। टुंड्रा इज एक्सट्रीम रीजन। अब याद है जब सलीमा ने एकदम से मनाली से रोहतांग पास जा रही थी तो उसने देखा वेजिटेशन पूरी खत्म ही हो गई। सो दैट एरिया इज बेसिकली टुंड्रा रीजन, ठीक है। सो जैसे कि उस एरिया में क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो वेजिटेशन क्या है, बहुत ही लिमिटेड होती है। क्या कौन कौन सी स्मॉल श्रब्स पाई जाती हैं, मोसिस, लाइकन्स पाए जाते हैं। अब लाइकन क्या है, एल्गी और हमारा फंगई से मिलके जो बनता है तो उसको लाइकन बोलते हैं। मोसिस, मोसिस अलग तरीके किस्म के प्लांट्स है, और लाइकन्स क्या है, एल्गी और फंगई के कॉम्बिनेशन से जो प्लांट्स बनते हैं वो। एंड देन स्मॉल श्रब्स आर फाउंड, ठीक है। याद रखना लाइकन्स क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन फाउंड इन द पोलर एरियाज, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एनिमल्स की क्या होगी, इतनी ठंड में थिक फर होगी, थिक स्किन होगी ताकि उनको ठंड ना लगे,
टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं? सील, ठीक है, ये दिस इज सील, दिस इज वालरस, ठीक है, दिस इज ओक्सन, ठीक है, जो हम मस्क ओक्सन बोलते हैं इसको, एंड दिस इज द पोलर, ये इसको बोलेंगे आउल बोलेंगे, आर्टिक आउल बोलेंगे, एंड देन दिस इज पोलर बियर, ठीक है। सो स्नो फॉक्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस। सो दिस वाज अबाउट द all the vegetations that is found in our world। और ये जो है चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल नॉलेज अबाउट द क्लाइमेटिक रीजन्स जो है आपको पता लग जाएगा। अब जब भी आप डिटेल में आगे हम क्लाइमेटिक रीजन्स करेंगे तो इन जो हम आज जो चैप्टर किया है हमने, ये 2 लेक्चर्स में जो कंप्लीट किया है, इन दोनों को साथ में जोड़ के पढ़ना है। अगर आप दोनों को सेपरेटली पढ़ोगे तो बेसिकली यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स। जब आप इन दोनों चैप्टर्स को, इस जो हमने वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन किया इसको, और जब इस जो हम क्लाइमेटिक रीजन्स करेंगे इन फ्यूचर, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, तब आपका पूरे का पूरा क्लाइमेटिक रीजन वाला टॉपिक तैयार होगा, ठीक है। सो आई होप आपको पता लगा हो कि वर्ल्ड में किस तरीके की वेजिटेशन है, कैसे चेंज होती है, क्या रीजंस हैं, क्या करेक्टर्स में चेंज आया, वो सारे कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, और आपको एग्जांपल्स जो फैक्ट्स हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा समझ आया। इफ यू आर लाइकिंग अवर वीडियोस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get the update for the next video lecture। So this was about the today's lecture. Thank you so much.